मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको लेसन 2 का पार्ट 1 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन पढ़ा दिया गया था। अब आपको उसी लेसन का दूसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा जिसका नाम है पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन एंड जनरेशन। पीढ़ी का एकांतरण, अल्टरनेशन एंड जनरेशन। पीढ़ी एकांतरण होता क्या है? तो हम ये कह सकते हैं जैसे कोई वस्तु, वह वस्तु एक क्रम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए, चली जाए, उसी को कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण। लेकिन आप पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इसमें लक्षण जाते हैं। इसमें क्या जाते हैं? लक्षण। जीवों के जो लक्षण होते हैं वे जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं तो उसी को कहा जाता है पीढ़ी का एकांतरण या पीढ़ी एकांतरण। तो आपके सामने हेडिंग पड़ी हुई पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन एंड जनरेशन, अल्टरनेशन एंड जनरेशन। तो हमको आज पढ़ना है पीढ़ी एकांतरण। क्या पढ़ना है? पीढ़ी एकांतरण। अच्छे से पढ़ना, ये पूछा भी जाता है 1-2 नंबर में कि पीढ़ी एकांतरण क्या है। पीढ़ी एकांतरण क्या है या आवृत्तबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण से आप क्या समझते हैं? आवृत्तबीजी पौधों में पीढ़ी एकांतरण को समझाइए। तो पीढ़ी एकांतरण है क्या? तो अभी आपको ये बताया गया था पहले टॉपिक में कि जो आवृत्तबीजी पौधे हैं उनके जीवन इतिहास में 2 अवस्थाएं आती हैं। एक अवस्था थी स्पोरोफाइट, उस अवस्था को आपने नाम दिया था द्विगुणित अवस्था, और दूसरी अवस्था थी गैमेटोफाइट, उस अवस्था को आप लोगों ने नाम दिया था क्या? अगुणित अवस्था। देख लेते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पीढ़ी एकांतरण है क्या। पीढ़ी एकांतरण है क्या? तो हम कह सकते हैं द्विगुणित तथा अगुणित, द्विगुणित तथा अगुणित अवस्थाएं, द्विगुणित तथा अगुणित अवस्थाएं एक क्रम से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है या होती रहती है। द्विगुणित तथा अगुणित, ये जो 2 अवस्थाएं हैं ये एक क्रम के अनुसार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती? स्थानांतरित होती हैं, चली जाती हैं, स्थानांतरित होती रहती है। इस क्रिया को या इस प्रक्रिया को पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। इतनी बात बेटा समझे पहले कि पीढ़ी एकांतरण है क्या। तो हम ये कह सकते हैं आवृत्तबीजी पौधों के जीवन चक्र में 2 अवस्थाएं आती हैं। एक अवस्था द्विगुणित होती है, दूसरी अगुणित होती है, और ये दोनों अवस्थाएं जब एक क्रम के अनुसार एक दूसरे के बाद स्थानांतरित होती रहती हैं या अगली पीढ़ी में चली जाती हैं, तो इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पीढ़ी का एकांतरण कहते हैं।
अब देखिए क्या है, इसमें आपको ये बताया गया था कि ये जो द्विगुणित अवस्था है, कौन सी द्विगुणित अवस्था मीन्स डिप्लॉयड, डिप्लॉयड अवस्था मीन्स द्विगुणित अवस्था को स्पोरोफाइट, द्विगुणित अवस्था को स्पोरोफाइट के नाम से जाना जाता है तथा हेप्लॉयड अवस्था को, हेप्लॉयड अवस्था को गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है। ये दो चीजें आपके समझ में आई होंगी कि ये जो द्विगुणित अवस्था है मीन्स डिप्लॉयड अवस्था, इसको स्पोरोफाइट के नाम से जाना जाता है तथा जो अगुणित अवस्था है इसको गैमेटोफाइट अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब डिप्लॉयड को स्पोरोफाइट के नाम से क्यों जाना जाता है तथा गैमेटो को हिप्लॉयड के नाम से क्यों जाना जाता है, ये आपको समझना है। तो जो डिप्लॉयड अवस्था है मीन्स द्विगुणित, कौन सी द्विगुणित, डिप्लॉयड या हम लिख सकते हैं द्विगुणित अवस्था, द्विगुणित अवस्था को स्पोरोफाइट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी सेल में मीन्स कोशिका में क्रोमोसोम नंबर 2n के रूप में होते हैं। ठीक भैया, अब ये जो डिप्लॉयड अवस्था है, द्विगुणित अवस्था है, इसको स्पोरोफाइट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसकी प्रत्येक सेल में, प्रत्येक कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वह द्विगुणित होते हैं मीन्स जोड़े में होते हैं। दूसरी बात आती है गैमेटोफाइट, या जो अगुणित अवस्था होती है मीन्स हेप्लॉयड अवस्था को गैमेटोफाइट के नाम से जाना जाता है।
अब गैमेटोफाइट के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी सेल में क्रोमोसोम नंबर n के रूप में मीन्स अगुणित, n के रूप में मीन्स अगुणित होते हैं। जब कोई चीज अगुणित होती है, जब कोई चीज क्या होती है? अगुणित, तो इसको अल्प विकसित माना जाता है। क्या माना जाता है? अल्प विकसित माना जाता है। और बेटा जो चीज अल्प विकसित होती है वो अधूरी होती है। क्या होती है? अधूरी। ठीक, अब देखिए ये जो डिप्लॉयड है मीन जो स्पोरोफाइट अवस्था है, तो स्पोरोफाइट अवस्था पूर्ण विकसित है मीन्स स्पोरोफाइट कैसी है? पूर्ण विकसित है। कैसी है? पूर्ण विकसित है। अब जब पूर्ण विकसित है तो अब इस पे कोई निर्भर है। स्पोरोफाइट अवस्था पूर्ण विकसित है, इसलिए तो यहां पे लिख देते हैं इसलिए गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट अवस्था स्पोरोफाइट अवस्था पर निर्भर करती है। क्या करती है? निर्भर करती है। ये चीज आपको पढ़ाई गई पीढ़ी एकांतर। इस प्रकार से जो पुष्पी पौधे हैं उनमें पीढ़ी का क्या होता है? एकांतरण होता है। पहले बीजाणु बनेंगे, बीजाणु से गैमेट बनेगा, फिर नए पौधे बनेंगे, नए पौधे से बीजाणु बनेंगे, बीजाणु से फिर गैमेट युग्मक बनेगा और युग्मक से नए पौधे का क्या होगा? निर्माण होगा। एक क्रिया लगातार क्या चलती रहेगी। जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारी कोई चक्र है, ये हमारा कोई सर्किल है, तो यहाँ पे ये क्या है? बीजाणु है। क्या है? बीजाणु। अब ये जो बीजाणु है इससे जर्मिनेशन होगा। भाई जर्मिनेशन हुआ तो बीजाणु जब जर्मिनेशन होगा तो यहाँ हम दिखा सकते हैं कि पराग नलिका का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। तो एक यहाँ पे पराग नलिका या पॉलन ट्यूब का क्या होगा? निर्माण होगा। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, इस पॉलन ट्यूब से हम ये कह सकते हैं बीजाणु बनेंगे, फिर युग्मक का क्या होगा? निर्माण होगा। और इस युग्मक में सूत्र विभाजन की क्या होगी? क्रिया होगी। तो सूत्र विभाजन की जब क्रिया होगी तो पुनः बीजाणु का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, कुछ नहीं समझना है आपको। सीधी सी बात है कि एक चक्र है। क्या है? कोई एक प्रकार का चक्र है जिससे पहले बीजाणु बनेंगे, बीजाणु के बाद युग्मक बनेगा, बीजाणु से युग्मक बनेगा और युग्मक से नया पौधा और नए पौधे से फिर बीजाणु, बीजाणु से फिर युग्मक और युग्मक से नया पौधा। इस प्रकार का एक चक्रण चलता रहता है और उसी चक्रण को कहा जाता है पीढ़ी का एकांतरण। अब बेटा आप लोगों को थर्ड पार्ट में इसी लेसन का अगला टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पुष्प की संरचना।